Hello students, welcome to Can Study Point. I am Preeti ma'am and this is a special class for TGT English. हम लोग पढ़ रहे थे लिटरेचर में टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट। तो आज बच्चों मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज लेकर आई हूँ। इसके पहले हम लोगों ने टर्म्स, फॉर्म एंड मूवमेंट की पहली सीरीज पढ़ी थी। तो आज उन टर्म्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर में पर्टिकुलर अलग अलग फॉर्म्स है, कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ मूवमेंट हैं, कुछ टर्म्स हैं। तो ये आपके टीजीटी एग्जाम के लिए या पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के नजरिए से। तो हम लोग आज उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो ज्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। हम लोगों ने 42 तक इसके पहले की क्लास में पढ़ा था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 43 से। सबसे पहले पहला टर्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ रहे हैं टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली है इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। और इसके पहले टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट की कुछ क्लासेस आप पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने इसकी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं वो वीडियो वो जा करके आप देख सकते हैं पुरानी क्लासेस को और उनको फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलाज से। कोलाज क्या है? द टर्म क्वाइंड बाय जॉर्ज ब्रेक एंड पैब्लो पिकासो। ये हैं जिन्होंने इसको टर्म को क्वाइन किया था, यानी कि ये टर्म इन्होंने दिया था जॉर्ज ब्रेक एंड पैब्लो पिकासो ने। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास है आज की। ये सारे टर्म्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जा सकते हैं? जॉर्ज ब्रेक एंड पैब्लो पिकासो। पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि ये आपका ये पिकासो, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। अब ये क्या है? इट इज अ वर्क ऑफ फॉर्मल आर्ट मेड फ्रॉम एन assemblage of different forms thus creating a new whole। यानी कि कई सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, उन सबको असेंबल करके एक नया फॉर्म क्रिएट करना ही कोलाज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कई सारी पिक्चर्स को मिला करके एक फ्रेम में करने से हम एक कोलाज बनाते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे आपका लिटरेचर में है कि जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स को असेंबल किया जाता है और एक नया क्रिएट किया जाता है, वो एकदम नया होता है, दैट्स कॉल्ड कोलाज। ओके, नेक्स्ट है कॉमेडी, अ प्ले और मूवी दैट इज इंटेंडेड टू बी फनी यूजुअली विद अ हैप्पी एंडिंग। हम सब जानते हैं कि कॉमेडी जो होती है वो फनी होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी एंडिंग हैप्पी होती है। कई सारे पॉइंट्स हैं, कितनी भी फनी स्टोरी हो लेकिन अगर हैप्पी एंडिंग नहीं है दैट्स कैन नॉट बी कॉल्ड आ कॉमेडी, उसे कॉमेडी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर कॉमेडी किसे बोलते हैं? कोई भी ऐसा प्ले, कोई भी ऐसी मूवी दैट इज इंटेंडेड टू बी फनी एंड दैट इज यूजुअली विद अ हैप्पी एंडिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका कोलेट और कोलेशन। कोलेशन आपका नाउन है, कोलेट आपका वर्ब है, तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। क्या है ये? इट इज द असेंबली ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन टू अ स्टैंडर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये एक असेंबली होती है रिटन इंफॉर्मेशन की, जो भी आपकी लिखित में सूचनाएं होती हैं उनको जब असेंबल किया जाता है एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में। दिस आर्टिकल इज अबाउट लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस। किसी भी चीज को लेकर के एक आर्टिकल होता है, एक रिटन इंफॉर्मेशन होती है जिसको एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में असेंबल किया जाता है, दैट्स कॉल्ड कोलेशन। और टू कोलेट, कोलेट करना या कोलेशन कहता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? मैनर्स से आप ये याद रखेंगे कि कौन से मैनर्स की बात हो रही है। देखिए, इट इज अनदर टाइप ऑफ कॉमेडी विच शोज द सिली बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल। ये एक ऐसी कॉमेडी है जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल है, यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स में कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनका एक ग्रुप है या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उनका सिली बिहेवियर दिखाया जाता है। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स सोफिस्टिकेटेड मेंबर्स ऑफ एन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। तो एक तरफ तो सोफिस्टिकेटेड मेंबर्स होते हैं जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के होते हैं, वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बड़ा वेल मैनर्ड होते हैं, बड़ा कल्चर्ड टाइप के होते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका सिली बिहेवियर होता है। तो इस तरह की कोई भी कॉमेडी होगी उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहेंगे। कैसे आप याद रखेंगे? देखिए, ये भी तो मैनर ही है ना। अगर सोफिस्टिकेटेड मेंबर्स दिखाए जा रहे हैं, वहां पे सोफिस्टिकेटेड मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे उनका भी क्या होता है? यहाँ पे एक मैनर शो होता है, और दूसरा यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है उसका सिली बिहेवियर शो होता है। तो दोनों में मैनर ही आ रहा है,
इसलिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म। द टर्म क्रिटिसिज्म मीन्स एबल टू डिसर्न एंड जज। एबल टू डिसर्न एंड जज, ये इसका वर्डली मीनिंग है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। डिसर्न करना या जज करने की जो क्षमता होती है उसे क्रिटिसाइज करना बोलते हैं क्रिटिसिज्म। अब सबसे पहले जॉन ड्राइडन थे, ही वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म इन प्रॉपर सेंस। जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले इस टर्म को प्रॉपर सेंस में यूज किया, ये फैक्ट है आपके याद करने के लिए, ठीक है। जॉन ड्राइडन वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म इन प्रॉपर सेंस, और इट इज अ वर्क ऑफ मेकिंग फेयर केयरफुल जजमेंट्स अबाउट द गुड और बैड क्वालिटीज ऑफ म्यूजिक एंड बुक। तो ये जो लास्ट की लाइन है ये आपको लर्न नहीं करना है, ये सिर्फ समझना है कि ये कैसा वर्क है। एक ऐसा वर्क है जिसमें हम बताते हैं कि फेयर है या अनफेयर है, केयरफुल जजमेंट देते हैं अबाउट गुड और द बैड क्वालिटीज ऑफ म्यूजिक एंड बुक। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दो आपको लर्न करने, पहला तो क्रिटिसिज्म टर्म का मीनिंग है एबल टू डिसर्न एंड जज, दूसरा हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म, देन ही वाज जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कॉमेडी ऑफ मैनर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ध्यान से समझेंगे, जब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पढ़ेंगे तो बेन जॉनसन आपने पढ़ा भी था, जब आप एलिजाबेथन पीरियड पढ़ रहे थे तो उसमें आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा था, आपने पढ़ा था बेन जॉनसन, क्योंकि ये इनके कंटेम्पोरेरी थे। तो अब इनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हमें पढ़नी है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन की थी, इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी बेस्ड ऑन द एंशिएंट बट स्टिल करंट फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स: ब्लड, फ्लेगम, कॉलर एंड मेलनकॉली। ठीक है, ये जो चार बोलते हैं, रक्त, पित्त, काला पित्त, पीला पित्त, इसको जो बोलते हैं, ये जो चार ह्यूमर हैं आपके, ब्लड, फ्लेगम, कॉलर एंड मेलनकॉली, तो इन पर बेस्ड, ये तो भाई शारीरिक आधार है ना, शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको करंट फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स कहा जाता है। तो बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का यूज किया था, और ये ऐसी टाइप की कॉमेडी होती है जिसमें एंशिएंट होता है, बेस्ड ऑन द एंशिएंट बट स्टिल करंट फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स। तो फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स में ये चार है, क्या है? ब्लड है, फ्लेगम है, कॉलर है एंड मेलनकॉली। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है वो किसने दिया था ये टर्म? तो बेन जॉनसन ने दिया था। ठीक है, दूसरा, कौन सी कॉमेडी है जो फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स पर बेस्ड है या केवल फिजियोलॉजिकल? तो फिजियोलॉजिकल का मतलब किससे हो गया? बॉडी से हो गया, और बॉडी में ये जो चार इन्होंने तत्व बताए हैं, ब्लड, फ्लेगम, कॉलर एंड मेलनकॉली, ये बॉडी में ही तो होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल थ्योरी पर बेस्ड कौन सी है? तो वो भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि वो जो चार आपके ह्यूमर्स है वो कौन से हैं? तो वो चार आपके हैं ब्लड, फ्लेगम, कॉलर एंड मेलनकॉली। एग्जाम में कोई 3 सही दिए होंगे, कोई एक गलत होगा, आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें से नहीं है या कौन सा है। तो ये चार के आपको नेम लर्न करने हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ब्लड है, फ्लेगम है, कॉलर को येलो वाइट भी कहते हैं, और दूसरा आपका है मेलनकॉली, इसको ब्लैक वाइट भी कहते हैं। ओके, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन। रोमांटिक कॉमेडी नेक्स्ट है आपका, इट वाज डेवलप्ड बाय शेक्सपियर। रोमांटिक कॉमेडी किसकी थी? शेक्सपियर की थी। इट इज कंसर्न विद लव अफेयर दैट इन्वॉल्व्स अ ब्यूटीफुल एंड आइडियलाइज्ड हीरोइन। एक ऐसा लव अफेयर है जिसमें एक क्या इन्वॉल्व होती है? ब्यूटीफुल एंड आइडियलाइज्ड हीरोइन। नॉर्मल लव अफेयर्स में जरूरी नहीं है कि जो हीरोइन है या ये जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन ये जो रोमांटिक कॉमेडी है यहाँ सब कुछ बहुत ही आइडियलाइज्ड मैनर में होता है। तो वो जो हीरोइन होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और आइडियलाइज्ड होती है, यानी जो जो एक कल्पना एक किसी लड़की में की जाती है कि एक लड़की, सुंदर सी लड़की ऐसी होगी, वो सारी चीजें उस हीरोइन में पाई जाती है। ओके, द कोर्स ऑफ दिस लव does not too smooth but overcomes all difficulties to end in a happy union. ये जो कोर्स ऑफ लव होता है ये स्मूथ नहीं चलता है, बल्कि बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं इसमें, और फिर लास्ट में जो ये आपका पेयर होता है, जो बॉय और गर्ल होते हैं, वो उस डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हैं, उनको जीतते हैं, जीत के आगे बढ़ते हैं, एंड टू एंड इन अ हैप्पी यूनियन, और लास्ट में एक हैप्पी यूनियन दिखाई देता है। तो ये रोमांटिक कॉमेडी है, आप याद रखेंगे। रोमांटिक कॉमेडी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका कि रोमांटिक कॉमेडी, पहले तो मीनिंग समझ लीजिए कि क्या है, दूसरे अब फैक्ट पे आएंगे। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये किया गया था किसके द्वारा डेवलप? विलियम शेक्सपियर के द्वारा।
ठीक है, ये आप एक नाम याद रखेंगे। ठीक है, डेवलप्ड बाय शेक्सपियर। दूसरा कि इसमें जो है हैप्पी एंडिंग होती है, तो हैप्पी एंडिंग तो सारी कॉमेडी में होती है, ठीक है, इसमें भी होती है, लेकिन इसमें खास चीज क्या है कि इसमें ब्यूटीफुल एंड आइडियलाइज्ड हीरोइन होती है। नेक्स्ट, सटायरिक कॉमेडी क्या होती है? अब देखो, सटायर का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। SATIRE, सटायर। सटायर माने होता है व्यंग। क्या होता है? सटायर माने व्यंग्य होता है। और व्यंग्य किसे कहते हैं? जब जो आपकी फूलीज हैं यानी मिस्टेक्स हैं, जो आपकी कमियां हैं, उनको जब कॉमिक तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो उसको बोलते हैं कि सटायर है। यानी कि हम कह तो बात बुराइयों की रहे होते हैं, जो उसका आपका काला पक्ष है, जो ब्लैक एस्पेक्ट है, उसको ही हम उजागर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो वे होता है वो कैसा होता है? वो बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सटायर। अब सटायरिक कॉमेडी है तो कैसी है? देखो भाई, इट अटैक्स द डिसऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी बाय मेकिंग ridiculous the violators of its standard of moral and manners। ठीक है, अब यहाँ पे मेकिंग रेडिकुलस तरीके से यहाँ पे वॉयलेटर्स को रेडिक्यूल करते हुए कहा जाता है, और इस प्रकार से उसके मैनर्स और उसके मॉरल्स का स्टैंडर्ड दिखाई देता है। ये है आपकी कौन सी कॉमेडी? सटायरिक कॉमेडी। अगला है क्रॉनिकल प्लेस। आप सबने पढ़ रखा होगा क्रॉनिकल शब्द आपने इंग्लिश लिटरेचर में कई बार पढ़ा होगा, तो देखेंगे, इट वॉज ड्रामेटिक वर्क बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स। जो आपका ऐतिहासिक मटेरियल था, जो आपका हिस्टोरिकल मटेरियल्स था इन द इंग्लिश क्रॉनिकल्स, यानी हिस्टोरिकल मटेरियल जो आपका इंग्लिश क्रॉनिकल्स में, उस पर बेस्ड जितना भी ड्रामेटिक वर्क है वो सारा क्रॉनिकल प्लेस कहलाता है, और बाय रैफेल हॉलिंशेड एंड अदर्स, इनके द्वारा। ठीक है, ये नेम याद करना पड़ेगा। ड्रामेटिक मोड, इसमें एक चीज समझ लो बेटा, आपने पढ़ा है हॉलिंशेड एंड अदर्स, तो जब आप कभी कभी क्या पढ़ते हैं, जो शेक्सपियर के प्ले देखते हैं, तो फिर आप पढ़ते हैं इनका सोर्स क्या है, तो बहुत सारे हैं जिनका सोर्स हॉलिंशेड है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जहां जहां ड्रामेटिक मोनोलॉग आएगा वहां वहां रॉबर्ट ब्राउनिंग जरूर आएंगे। ठीक है, अब देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही इसको फेमस किया, और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे भी, लेकिन इसकी शुरुआत रॉबर्ट ब्राउनिंग ने नहीं की थी। इट इज ओरिजिनेटेड बाय टेनिसन। किसने ओरिजिनेट किया इसको? टेनिसन ने ओरिजिनेट किया, एंड इट वॉज परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इट इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोइट्री। ये एक ऐसी नैरेटिव पोइट्री है इन विच अ सिंगल स्पीकर एड्रेस्ड टू समवन, एक सिंगल स्पीकर होता है, वो किसी को एड्रेस करते हुए बोल रहा होता है। इट इज ड्रामेटिक, और ये ड्रामेटिक क्यों है? बिकॉज द पोइट एक्सप्रेस्ड द कैरेक्टर एंड सिचुएशन थ्रू कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो उन्हीं कन्फ्लिक्ट्स के बीच में कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा होता है। कोरस क्या है? इट इज री इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. इलियट। इसका मतलब टी.एस. इलियट के पहले भी कोरस था और फिर खत्म हो गया था, तो अभी इस समय इसको किसने शुरू किया है भाई? टी.एस. इलियट ने री इंट्रोड्यूस्ड कराया। देखिए लिखा है ना, इट इज री इंट्रोड्यूस्ड, दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया टी.एस. इलियट ने। Among the ancient Greek, the chorus was a group of performers who comment together on the events of the play. But in 16th century drama, an actor speaks the opening and closing words of the play. कोरस होता था, यानी कि एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस होता था, जो एक साथ कुछ बोलते थे या कुछ प्ले करते थे। ठीक है, लेकिन 16th सेंचुरी में क्या हुआ? एन एक्टर स्पीक्स द ओपनिंग, एक एक्टर आता था जो ओपनिंग में बोलता था और लास्ट में भी, क्लोजिंग के टाइम पे भी वर्ड्स बोलता था। क्लिच, इट इज अ फ्रेंच वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड सो ऑफन that it no longer has much meaning and is not interesting। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस। हाँ, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिरेकल और मिस्ट्री कंफ्यूज करता है। देखो भाई, मिरेकल और मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है, आप ऐसे याद रखेंगे, और मिरेकल माने चमत्कार होता है। तो नॉर्मल जो होता है चमत्कार होता है, वो नॉर्मल कौन करते हैं? इंसान तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई सेंट है,
साधु, जो साधु महात्मा होते हैं वही कर सकते हैं, सामान्य इंसान तो नहीं कर सकता है। और मिस्ट्री माने रहस्य होता है। तो याद रखेंगे जो मिरेकल प्लेस होते थे वो सेंट से रिलेटेड, साधु संतों से रिलेटेड होते थे। और जो मिस्ट्री होती, रहस्य, रहस्य क्या, जिसे कोई समझ नहीं सकता, जिसकी गहराई को कोई जान नहीं सकता, तो ये है बाइबल। बाइबल ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है। Mysteries based upon subjects taken from the Bible. So the miracle plays dealing with the lives of saints and the mystery based upon subject taken from the Bible. यानी कि मिरेकल सीधे सेंट से जुड़े होते थे, लाइव्स ऑफ सेंट से, और मिस्ट्री आपके जो होते मिस्ट्री प्लेस थे वो सीधे सीधे बाइबल से जुड़े होते। मोरालिटी प्लेस, अब देखो बेटा मोरालिटी प्लेस क्या होता है। The morality plays focus on the moral dilemmas. डायलेमा माने क्या होता है? डायलेमा माने होता है दुविधा, डाउट, यानी अनसर्टेनिटी। सर्टेन माने निश्चित होता है, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। तो मोरालिटी प्लेस क्या होता है? फोकस ऑन द मोरल डायलेमास एंड कन्फ्रंट मैनकाइंड एज ही जर्नीज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इट्स हीरो रिप्रेजेंट्स मैनकाइंड और एवरी। तो ये आपके मोरल डायलेमा को प्रकट करते हैं, जो कि माइंड के अंदर एक डायलेमा होता है कि वो क्या काम करे, सही है क्या काम गलत है। तो इस तरह की डायलेमास को शो करते हैं। क्लोजेड कपलेट, ये क्या होता है? क्लोजेड कपलेट्स आर 2 lines units of verse, 2 लाइन की यूनिट होती है, that don't extend their sense beyond the lines end। अच्छा, जिनका सेंस उनकी लाइन के बाद से खत्म हो जाता है। क्लोजेड कपलेट वो होते हैं जहां से बेटा ये 2 लाइनें आपकी खत्म हुई, यहां से सेंस भी आगे कुछ नहीं जाता है। ठीक है। डेकोरम क्या है? इन क्लासिकल रिटोरिक एंड पोइट्री थ्योरी, डेकोरम designates the appropriateness of style to subject। जो क्लासिकल था उसमें रिटोरिक था, पोइटिक थ्योरी थी, बहुत सारा डेकोरम था। ये डेजिग्नेट करता है कि ये जो स्टाइल है ये एप्रोप्रिएट है ये नहीं है। एंड ऑन द थिएटर डेकोरम इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सर्टेन एक्शंस और इवेंट्स टू द स्टेज। कॉमिक रिलीफ, कॉमिक रिलीफ क्या है भाई? देखो जैसे आप लगातार बहुत लंबी सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ठीक है, और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप बहुत ज्यादा थक जाए तो आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। इसलिए ले लेते हैं कि अगर हम ब्रेक ले लेंगे तो हम आगे थोड़ी देर बाद और अच्छे से चढ़ पाएंगे। ठीक है। तो इट इज यूजली मीन्स अ रिलीजिंग ऑफ इमोशनल और अदर टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमिक एपिसोड इन द मिडिस्ट ऑफ इन ड्रामा। यानी कि कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है कि पर्सन के माइंड में किसी प्रकार का इमोशनल कोई टेंशन है किसी एपिसोड से को पढ़ करके या किसी भी प्रकार से, तो उसको जो है इन द मिडस्ट ऑफ इन ड्रामा, यानी कि ये बीच के ड्रामा की बात है, तो उसको बाहर निकालना ही कॉमिक रिलीफ है। क्योंकि जब तक आप अपनी बात को किसी से कह नहीं देते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर देते, तब तक आपके मान के चलिए माइंड में टेंशन बनी रहती है। तो एक कॉमिक रिलीफ मिलता है कब? रिलीजिंग ऑफ इमोशनल और ऑफ अदर टेंशन। जो टेंशन है वो इमोशनल हो या अन्य हो, उनको हटाना, क्योंकि वो क्या कहाँ से आते हैं? कॉमिक एपिसोड से आते हैं, लेकिन वो कॉमिक से कब बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो कॉमिक रिलीफ क्या है? कुछ सीरियस स्टोरी चल रही है, बीच में कुछ ऐसा आ जाए जो थोड़ा सा इमोशनल हो, थोड़ा सा जिसमें टेंशन कम हो। कंक्रीट एंड ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक भाई, कंक्रीट माने होता है शुद्ध हिंदी में मूर्त। कंक्रीट माने होता है मूर्त, और अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है अमूर्त। मूर्त वो है जो हमें दिख रहा है, जिसको हम छू पा रहे हैं, अमूर्त वो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अ कंक्रीट इज अ वर्ड दैट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और फिजिकल ऑब्जेक्ट। अच्छा, एंड एन अब्स्ट्रैक्ट टर्म is an existing in thought or an idea but not having a physical reality।
तो कंक्रीट वो है जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन है या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट वो है जो आइडियाज में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन फिजिकल रियलिटी नहीं। जैसे हमने बोला ईमानदारी, तो अब ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी एग्जिस्ट तो करती है एक थॉट के रूप में, एक आइडिया के रूप में, एक जिंदगी के तरीके के रूप में, वे के रूप में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऑनेस्टी का कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है कि हम उसको पहचान ले, देखो देखो ये ऑनेस्टी आ रही है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अगला है कंसीट, अ क्लेवर एक्सप्रेशन इन राइटिंग और स्पीच दैट इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है लिखने में, बोलने में, जो खुद एक कंपैरिजन को इन्वॉल्व करता है दो चीजों के बीच में। ठीक है, ये हो गया कंसीट। डीकॉन्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जितनी बार आएगा जैकस डेरिडा का नाम जरूर आता है, ये पूछा जाता है। तो डीकॉन्स्ट्रक्शन जो आपका ये है, इसको किसने ओरिजिनेट किया था, तो ये आपका ओरिजिनेट हुआ था जैकस डेरिडा के नाम से। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप। इट इज अ थ्योरी ऑफ लिटरेचर एंड फिलोसफी दैट स्टेट्स दैट, जो ये कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ टेक्स्ट टू हैव वन फिक्स्ड मीनिंग, कि कोई भी टेक्स्ट की एक फिक्स मीनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, एंड इम्फेसाइजेस द रोल ऑफ द रीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग। अच्छा, डीकंस्ट्रक्शन में जैकस डेरिडा ने बोला कि जो रीडर होता है वो अपने अकॉर्डिंग भी मीनिंग निकालता है। ठीक है, एक ही टेक्स्ट का एक फिक्स मीनिंग हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, तो ये जैकस डेरिडा की बात थी। डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी एक बार तो वर्ड को कंस्ट्रक्ट हो चुका है, उसका मीनिंग भी क्लियर है, लेकिन जब व्यक्ति उसको जितनी बार पढ़ेगा उतनी बार अपनी तरह से अर्थ निकालेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ टेक्स्ट टू हैव फिक्स्ड वन फिक्स्ड मीनिंग एंड emphasizes द रोल ऑफ द रीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग। अगला है डिकेंडेंस, अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन, डिकेंडेंस से डिक्लाइन याद रखेंगे। ठीक है, और डिटोरिएशन ऑफ आर्ट और लिटरेचर दैट फॉलोज एन एरा ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। तो ये आपका डिक्लाइन का पीरियड था आर्ट में। डीजम, डीजम क्या होता है भाई, आपने पढ़ा होगा थीजम, अथिज्म, थीस्ट, अथीस्ट, उसी तरह से डीस्ट होता है तो डीजम। इट मीन्स बिलीफ इन गॉड, स्पेशली अ गॉड दैट क्रिएटेड द यूनिवर्स बट डज नॉट टेक पार्ट इन। मतलब एक गॉड है, वो ऐसा है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है लेकिन वो स्वयं इसमें भाग नहीं लेता है, तो उसमें विश्वास करना डिज्म है, यानी कि डिज्म मीन्स बिलीफ इन गॉड। डिडैक्टिक लिटरेचर, देखो डिडक्ट करने का मतलब होता है किसी को कुछ बोलना समझाना, तो अगर डिडक्टिक लिटरेचर है तो इट इज डिजाइन टू टीच और प्रीच रीडर्स, तो इसलिए बनाया गया है ताकि रीडर्स को हम टीच कर पाए, पढ़ा पाए और प्रीच कर पाए, कुछ सिखा पाए, समथिंग मॉरल लेसन। ठीक है, इसके बाद है डॉगरल, डॉगरल से आप डॉग नहीं याद रखेंगे, डॉगरल याद रखेंगे। इन पोइट्री दैट इज बैडली रिटन और रिडिकुलस, पोइट्री में बहुत बुरी तरह से कोई चीज लिखी गई है या रिडिकुलस है, समटाइम्स बिकॉज द राइटर हैज नॉट इंटेंडेड टू बी सीरियस, इंटेंडेड इट टू बी सीरियस, कभी कभी क्योंकि जो राइटर होता है वो नहीं चाहता है कि चीजें सीरियस जाए। तो डॉगेरल कैसी पोइट्री हो गई, देखो पहली चीज तो ये रिडिकुलस होती है, ठीक, दूसरी चीज जो है कि इसका जो राइटर होता है वो नहीं चाहता है कि ये सीरियस है, रेडिकुलस चीज कभी सीरियस नहीं होती है। ठीक है, जिसका नाम डॉग से शुरू है तो वो डॉग जैसी है, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको हम सीरियस इंटेंट कर पाए। ठीक है, तो रेडिकुलस है। नेक्स्ट है इलेजी, इलेजी आप सभी जानते हैं ग्रीक और रोमन लिटरेचर में इट वॉज कंपोज्ड इन स्पेशल इलेजिक मीटर। एक इलेजी एक ऐसा सॉन्ग है, ऐसी पोएम है जिसमें कुछ दुख होता है, कोई विलाप होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु के बाद। ठीक, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी वजह से कोई भी प्रकार का सॉन्ग है, मतलब उसकी प्रकार से सैडनेस एक्सप्रेस की गई है किसी पोएम में, लेमेंटेशन है, तो वो इलेजी। अगला है डर्ज, डर्ज ऑल्सो एक्सप्रेसेस ग्रीफ, डर्ज भी दुख ही एक्सप्रेस करता है ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ, बट यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज आर टेक्स्ट टू बी सं। जो डर्ज है उसको भी ग्रीफ का ही सॉन्ग कहा जाता है, लेकिन यूजुअली उसको एक टेक्स्ट के रूप में भी यूज किया जाता है गाने के लिए। पेस्टोरल इलेजी क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था इसको। इट वॉज ओरिजिनेटेड बाय सिसिलियन ग्रीक पोएट थियोक्राइटस।
थियोक्राइटस ने इसको ओरिजिनेट किया था एंड डेवलप्ड बाय इंग्लिश रेनेसां पोएट्स. इट वाज अ सब टाइप ऑफ इलेजी विच रिप्रेजेंट्स बोथ द पोएट एंड द वन ही मॉड्स. तो इसमें जो है दोनों चीजें आ जाती हैं, एक तो पोएट जिसने पोएम को लिखा है और दूसरा वो जिसके लिए पोएम को लिखा गया. ठीक है. अब इसमें अगला है मोनोडी या त्रिनोडी, एक ही चीज है. इट इज अ टाइप ऑफ डर्ज विच रिप्रेजेंट्स द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन. यानी ये एक प्रकार की डर्ज है. डर्ज भी आपकी ऐसी कविता होती है, याद रखेंगे कैसी कविता होती है डर्ज. डर्ज है आपकी इस प्रकार से जैसे इलेजी. तो इट इज अ टाइप ऑफ डर्ज विच रिप्रेजेंट द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन. एग्जाम्पल है मिल्टन की लिसिडस और आर्नोल्ड की थेरेसिस. ठीक है. नेक्स्ट, empathy and sympathy. Empathy is subjective and means the ability to understand another person's feeling experience, and sympathy is objective, which means a feeling along with the state of mind and emotion of other human being. जैसे कोई व्यक्ति यदि दुखी है और उसको देख करके आप सोच रहे हो कि भैया ये बड़ा दुखी है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो ये आपके अंदर इम्पैथी है. लेकिन अगर आपने देखा कि फला व्यक्ति बहुत दुखी है और उसके बारे में सोच सोच के आप स्वयं दुखी होने लगे, दैट्स कॉल्ड सिंपैथी. जैसे सिनोनिम्स होता है, सेम मीनिंग के दो वर्ड हैं तो वो सिनोनिम्स होते हैं, उसी प्रकार से सिंपैथी होता है. दो व्यक्ति एक ही व्यक्ति को लेके एक ही जैसी फीलिंग रख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपैथी. अब हम आते हैं एपिक में. एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम विद हीरोइक थीम. ये एक बहुत लंबा सा नैरेटिव पोएम है जिसमें हीरोइक थीम होती है. एलिवेटेड स्टाइल narrates the deeds of the warriors and heroes. There is two types of epic. two types of epic भी हैं. एक तो प्राइमरी एपिक हो गई, इसको फोक एपिक कहते हैं. दूसरी सेकेंडरी हो गई जिसको लिटरेरी एपिक कहते हैं. तो देखो जो फोक एपिक है या जो पहले आई उसको ट्रेडिशनल भी कहते हैं. जैसे लिखा गया उसमें जो है जैसे युद्ध वगैरह होते हैं जैसे इलियड, ओडिसी, बियोवल्फ. ठीक. और सेकेंडरी कौन से हो गए, it was composed by individual poetic craftsmen in deliberate imitation of the traditional form of Virgil, Aeneid, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, कीट्स की हाइपेरियन. आपको ये तीनों, बल्कि इसमें अगर आप वर्जिल की बुक ना पढ़ें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और कीट्स की हाइपेरियन को आपको डिटेल में पढ़ना है. ठीक है. तो जो प्राइमरी एपिक है या जो फोक एपिक है इसमें कौन से आते हैं, इलियड, ओडिसी, बियोवल्फ आते हैं. और जो सेकेंडरी एपिक है जिसको लिटरेरी एपिक कहते हैं इसमें वर्जिल की एनीड है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, कीट्स की हाइपेरियन. ठीक है. नेक्स्ट देखो एपिक सिमिलीज क्या होती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड होमेरिक सिमिली. इसको होमेरिक सिमिली भी कहते हैं. तो एक क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि होमेरिक सिमिली किसका दूसरा नाम है, या अदर नेम पूछा जा सकता है. तो अदर नेम भी पूछा जा सकता है ना. तो हम लिखेंगे होमेरिक सिमिलीज which developed over several lines of verse, especially one used in an epic poem. अब इपीफैनी. इपीफैनी क्या होता है, इपीफैनी एक क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है हेल्ड ऑन द 6 जनवरी. ये 6 जनवरी को मनाया जाता है, सिग्निफाइंग अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस विद इन क्रिएटेड वर्ल्ड. ये मानते हैं कि गॉड अपने वर्ड में आकर के खुद से प्रेजेंट होता है. तो ये इपीफैनी है, ये एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है. ठीक है. हिंदी में भी समझते जाइए अच्छी तरह से. आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न नहीं करना है. आप बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं, आप टोटल इन इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप टोटल इन हिंदी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि आपको अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं जो आपको अच्छे से अच्छा रिवीजन कराए और कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए. ठीक है. तो आप पढ़ते समय ही रोज की रोज जब आप क्लास ले रहे हैं उसी समय बहुत मन से क्लास पढ़ेंगे. इपीफैनी क्या हो गया आपका, एक क्रिश्चियन फेस्टिवल हो गया. और एपिक सिमिलीज को क्या कहते थे, होमेरिक सिमिलीज भी कहते थे. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. इपीथैलेमियन, इट इज अ टाइप ऑफ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट अ मैरिज. ये एक ऐसी पोएम होती है जो मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है, और इसका जो लैटिन फॉर्म है इपीथैलेमियम. ठीक है. इपीथैलेमियन है लेकिन इसका जो लैटिन फॉर्म है वो इपीथैलेमियम है. ठीक है. तो हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े है ना. तो इन टर्म्स को हमें बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, समझना है. अगर किसी टर्म में किसी टाइप की कोई बच्चों प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन में जाकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं.
ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी ये 75 कंप्लीट हुए। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, हम समझेंगे कि क्वेश्चंस इनके किस तरह से एग्जाम में आते हैं। क्योंकि जैसे आपने कोई भी टर्म्स को पढ़ लिए तो उसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है, सबसे जरूरी चीज होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ सॉन्ग और हाइम। हाइम मंत्रों को पढ़ते हैं, ठीक है, जो मंत्र होते हैं उनके लिए कहते हैं। तो अ सॉन्ग और हाइम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ पे MOURNING, मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। तो ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन। कंपोज्ड और परफॉर्म, उस पोएम को कंपोज किया गया हो या परफॉर्म किया गया हो एक मृत व्यक्ति की याद में, इट्स अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेजी बोलते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ राइटिंग। देखो दो आप याद रखेंगे, एक एपिलॉग एक प्रोलॉग। अब यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एपिग्राफ, तो ये तो गलत है, कोट्स भी गलत है। दो होते हैं, एक होता है प्रोलॉग और एक होता है इपीलॉग, दो मिले आपको। अब कैसे याद रखेंगे, जो इपीलॉग है ई से, उसका मतलब याद रखेंगे एंडिंग, ई से एंडिंग होता है, यानी कि एपिलॉग अंत में आएगा। ठीक है, और प्रो, पी से क्या याद रखेंगे भाई, पी से याद रखेंगे प्रारंभ, यानी शुरुआत, स्टार्टिंग। तो प्रोलॉग होती है किसी भी राइटिंग की शुरुआत की कोटेशन, और एपिलॉग होती है किसी भी राइटिंग की एंड की कोटेशन। तो जब हम शुरू में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉन्ग और पोएम इन ऑनर ऑन अकेजन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा था वेडिंग के टाइम पे जो आपका वेडिंग का जो ओकेजन होता है उस टाइम पे कोई सॉन्ग पोएम या होती है या ऑनर होता है, उसे क्या बोलते हैं, इपीथैलेमियम। अब इसे वेडिंग सॉन्ग नहीं बोलेंगे, मैरिटल स्टेटस नहीं बोलेंगे, नन ऑफ दीज नहीं बोलेंगे, इपीथैलेमियम याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। इपीथैलेमियम क्या होती है, एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसी पोएम इन ऑनर एंड ओकेजन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, ठीक है, जिसको शादी के शुभ अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फ्री वर्स हैज अनदर नेम विच इज। फ्री वर्स का दूसरा नाम, देखो फ्री वर्स क्या है, जहां पे कोई रेगुलरिटी नहीं है, फ्री है, तो फ्री को क्या क्या मिलती है, लिबर्टी, लिबर्टी से बना लाइबर, तो वर्स लाइबर, जहां पे वर्स की लिबर्टी है, वर्स की स्वतंत्रता है, तो वो हो गया फ्री वर्स। वर्स जहां पे फ्री में चल रहा है, तो फ्री वर्स हैज अनदर नेम विच इज वर्स लाइबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस। जब कभी जजमेंट में हम एरर करते हैं, जजमेंट में एरर का मतलब ये नहीं कि हमें कोई फैसला सुनाना है, हम स्टोरी को पढ़ते हैं, प्ले को पढ़ते हैं, तो हम खुद भी जज करने लगते हैं प्रत्येक कैरेक्टर कि ये कैरेक्टर तो अच्छा नहीं था, या ये इसमें तो बहुत अच्छा दिखाया है बट इतना भी अच्छा नहीं था। इस तरह से जो भी हम जज करते हैं उसमें कमियां भी होती है और अच्छाइयां भी होती है। तो जब कोई जजमेंट हमसे गलत हो जाता है इग्नोरेंस की वजह से, या सडन कोई ऐसे वीकनेस आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमर्सिया, HAMARTIA। एन एरर इन जजमेंट, जजमेंट में कोई आई हुई त्रुटि, कॉज्ड बाय इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की वजह से, और सडन वीकनेस, उसको बोलते हैं हेमर्सिया। तो ये टर्म्स और कुछ फॉर्म्स थे जो मैंने आज आपको एलेबोरेट करके समझाए हैं। आई होप कि आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं टर्म्स, फॉर्म एंड मूवमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाऊंगी, आगे क्वेश्चंस कराऊंगी, और इसके बाद आपको एक सेट प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चंस का जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट से, और वो टेस्ट आप करके दिखाएंगे। इसके बाद मैं अपनी अगली क्लास में वो सारे क्वेश्चंस को इलेबोरेट करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा।